वेलकम बैक। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है द एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट्स विच आर रेलेवेंट टू ECS। तो जो ECS के जो कंसेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं उसको हम एक रियल टाइम एप्लीकेशन में देखेंगे कि हम कैसे उन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स कंपोनेंट्स को जो हमने डिस्कस किए हैं, फॉर एग्जांपल ECS क्लस्टर, व्हाट्स अ टास्क, व्हाट्स अ सर्विस, टास्क डेफिनेशन, every single component will be used and we'll be using those components to deploy a complete cluster, or I would say Docker containers. Before we can get started, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हम जब एक कंटेनर को एक लोकल एनवायरनमेंट में रन करते हैं वो कैसे डिफरेंशिएट करता है कंपेयर टू व्हेन इट्स बीइंग मेड टू रन ऑन अ क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि जब हम लोकल एनवायरनमेंट में एक चीज़ को रन करेंगे, ऑफ कोर्स इट विल स्टे ऑन दी लोकल मशीन ओनली। तो उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स हैं वो बहुत ही एक स्केल्ड डाउन वर्जन होगा। उसके ऑपोजिट अगर हम किसी चीज़ को, किसी कंटेनर को एक आई वुड से एक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पे माइग्रेट करेंगे तो उसमें जो पैरामीटर्स हैं या उसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा वाइडर होगा। लेट्स टेक अ यूज केस। सबसे पहले हम एक चीज़ करेंगे, आई विल जस्ट गो अहेड एंड लॉन्च अ डॉकर कंटेनर ऑन माई ओन लोकल मशीन। तो मैं एक Nginx कंटेनर को रन करूँगा एंड इट्स अ वेरी सिंपल कमांड दैट आई विल बी रनिंग। आई ऑलरेडी हैव अ डॉकर डेस्कटॉप डाउनलोडेड ऑन माई मशीन। से डॉकर डेस्कटॉप इज ऑलरेडी डाउनलोडेड, ये ऑलरेडी रन कर रहा है। सो whenever you just run Docker on your local machines, it is important that you just download the Docker desktop, right? So ये आपको capability देगा to run Docker daemon or the Docker engine on your machine so that it can manage all the containers and pulling the images, everything. So the backend process is being managed by the Docker daemon that's running behind the scenes. So it's very, very important that you download the Docker desktop because you also download the Docker daemon along with that one. तो डॉकर डेस्कटॉप ऑलरेडी जो है वो डाउनलोडेड है। सो आई जस्ट गो अहेड एंड ऑन अ सिंपल कमांड व्हिच इज द कमांड टू जस्ट run an Nginx container on my local machine. So it is docker run and I will just put -t, which means that it's in detached mode, and I just name this container as Nginx container. तो इसका नाम हम एक सिंपल सा एक लेबल इसको असाइन कर देंगे, followed by the port binding. So I just use -p and the host port will be 8080 and the container port will be 80. तो ये पोर्ट बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है जिसमें जो फर्स्ट पोर्ट नंबर है 8080 ये हमारा जो है वो कंटेनर पोर्ट नहीं, होस्ट पोर्ट होगा। आई एम सॉरी। सो दिस विल बी द होस्ट पोर्ट। होस्ट पोर्ट क्या होता है? होस्ट पोर्ट होता है जिसपे ये कंटेनर रन करेगा। सो in my case, what's a host? It's a local machine. It's my MacBook on which this container is going to be deployed. So the first port number होता है वो होता है हमारा host port, which is 8080 in this case. और कौन सा पोर्ट हम ओपन करें on the container side? That's a port 80. तो हम जो host पोर्ट को which is 8080 उसको bind कर रहे हैं to port 80. That's a container port. So this is called the port binding. What's next? The next thing that we're going to do is that we're just going to go ahead and mention the name of the image. That's the Nginx. अब ये जो image है वो हमारा जो Docker Hub है, जो public repository है, वहाँ से ये image pull होगी, and this image will be used to launch this container. We all know that an image is a read-only template from which we extract the container or run the container. तो जब भी हम किसी image को हम डॉकर इंजन पे रन करते हैं वो कंटेनर का एक फॉर्म ले लेता है। सो व्हेन द इमेजेस आर बीइंग मेड टू रन ऑन द डॉकर इंजन दे बिकम कंटेनर्स। तो हम Nginx इमेज को यूज कर रहे हैं टू जस्ट रन दिस Nginx कंटेनर। हमने बेसिक एट्रीब्यूट्स दे दी हैं, तो उसमें हमने इसका एक सिंपल नेम एंड ऑल्सो वी डिड द पोर्ट बाइंडिंग एंड वी जस्ट डिफाइन द इमेज, दैट्स द Nginx. लेट्स प्रेस एंटर एंड इफ जस्ट पुल द image को extract करेगा from the Docker Hub, the public repository, and after that, once it pulls the image, it will just create the container out of that one. So it will just take a few seconds and this is being done.
एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये हुआ ही नहीं हुआ. तो लेट्स रन द कमांड docker ps-a. So when we run docker ps-a, it will show us all the containers whether they're running or stopped. So irrespective of the state, it will show me all the containers. So as if now you can see that this container is created. It was up 6 seconds ago. It was created 7 seconds ago, but it's up 6 seconds ago. And you can see that it gives me certain details. For example, the port binding, the image that's been used, and this is the container ID. So every single container that we deploy gets a unique container ID. So this container is being deployed. It's running on my local machine, on my local system, which is the host machine for this container. It's a very simple thing, right? So you can see that if I just run the command docker images, I can also see the image that was pulled in this due process. So this image was pulled, the Nginx image was being extracted, or it was downloaded from the Docker Hub, and after that, this container was launched. If I show you on the Docker desktop, this is the container. You can see that it's a running state. And if I just show the images, this is the image that was downloaded. So it was a simple process, right? But the things go in a very different way when we just try to do the same thing on cloud. Cloud पे जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ही एक wider scope और wider perspective में चली जाती हैं. What I want to say is that जिसका scope है, जो उसकी उसमें जो पैरामीटर्स जो सेट होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट लेवल पे होते हैं. तो इट्स अ वाइडर स्कोप, इट इज़ डन एट अ वेरी हायर लेवल. तो उसमें जो डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स एंगेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू व्हाट वी हैव डन ओवर हियर. तो आप ये कह सकते हैं कि जब हम किसी डॉकर कंटेनर को एक लोकल मशीन में रन करते हैं फॉर लोकल डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, it is kind of a scaled down version. It is used for testing purpose, development purpose, and that's it. But when we just go to the cloud, then of course we're just going to go ahead and go for the production workloads deployment. तो जब हम प्रोडक्शन स्केल पे हम रन करते हैं तो उसमें जो कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं, उसमें जो एट्रीब्यूट्स इंक्लूड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा हमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वॉल्व होती है. So let's go ahead and let's launch the same container on the cloud. But before we do that, let's test this container. क्योंकि जो हमने Nginx वेब सर्वर को डिप्लॉय किया है, तो हम एक चीज़ करते हैं. सबसे पहले तो हम अपना ब्राउज़र को एक बार ओपन कर लेते हैं. And let's go to this thing, localhost. Then we have a single colon, port 8080. Why it's port 8080? Because that's the host port. So if I just press enter, you can see that this page has been displayed. So this means that the container was launched and it's been running successfully. Container जो है वो successfully launch हो गया है और वो easily run कर रहा है without any issues out there. So we're just going to go ahead and simulate the same thing as it is on the cloud, but you will see that there will be a lot of difference in terms of the configuration, parameters that need to be applied. A lot of things need to be changed or need to be managed behind the scenes. The reason being, जो cloud infrastructure है या जो cloud provider है, it is not just to run the containers. It also acts as a container orchestration service for you. Orchestration means that scalability, management, patching, load balancing, वो भी चीज़ें जो है आपका cloud provider जो है वो उसको manage करता है on your behalf. तो तभी जो उसमें जो scope है वो ज़्यादा wider होगा, उसमें जो components होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे और detailed होंगे और complex होंगे. So let's go ahead and let's go to the AWS Maven console. So मैं AWS console पे जाता हूँ और let's start with this service that's called the Elastic Container Service. We all know that it's a container management service. It helps you to run, stop, and manage your Docker containers. So you can see that it's a one-stop destination to run your containers, to stop them, to manage them. It is kind of a container orchestration service for you. Now इसमें 3-step procedure है. Step number 1, हमें सबसे पहले एक क्लस्टर को डिप्लॉय करना है. स्टेप नंबर 2, हमें टास्क डेफिनेशन को क्रिएट करना है. स्टेप नंबर 3, उस टास्क डेफिनेशन से हमें एक सर्विस क्रिएट करनी है. तो पहला स्टेप क्लस्टर, दूसरा टास्क डेफिनेशन, तीसरा स्टेप सर्विस. लेट्स गो टू द इलास्टिक कंटेनर सर्विस. तो ये जो तीनों एट्रीब्यूट्स मैंने अभी जो आपको लिस्ट किए हैं वो इस ECS के थ्रू ही हम लॉन्च करेंगे. That's why we say that ECS is a container orchestration platform for you. ये सारे कंपोनेंट्स को इंक्लूड करके आपको एक सिंगल इंटरफेस देता है
and scalability, patching, or for example, load balancing. Everything has been taken care of by this service. So let's start with the clusters first. Now we all know, we already have discussed in the theory part, that a cluster is nothing but it's a group of container instances. So let's click on create cluster. Now these container instances are the ones which will run the containers upon them. Now these containers have been grouped in the form of tasks. Now you can see that this is a cluster configuration. This is the cluster name. Now you can change this name if you want, but I'll just keep it as it is. So this is a random name. This is an auto generated name. अगर आपको उसको चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए. अब हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सिलेक्ट करना है. ना ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, जो हमारे जो कंटेनर्स हैं वो होस्ट मशीन्स पे डिप्लॉय होंगे. होस्ट मशीन्स मींस इन दिस केस इट विल बी कंटेनर इंस्टेंसेस. जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, हम कंटेनर इंस्टेंसेस को यूज कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स. तो जो कंटेनर इंस्टेंसेस वो कैसे मैनेज होंगे? वुड दैट बी सर्वलेस? वुड दैट बी सेल्फ मैनेज इंस्टेंसेस? सो अगर हमें सर्वलेस यूज करना है तो हम फारगेट यूज करेंगे. अगर हमें managed instances use करने, managed instances means that those instances are being used, or I would say those instances are being managed by AWS behind the scenes. या हम यूज कर सकते हैं Fargate and self managed instances. इसमें क्या होता है? इसमें जो self managed instances होते हैं उसमें जो container instances का जो मैनेजमेंट है, पैचिंग है, स्केलेबिलिटी है, वो हम डिसाइड करते हैं, वो हम मैनेज करते हैं. तो दिस गिव्स यू मोर कंट्रोल. अगर आपको चाहिए कि आपको कंट्रोल से कुछ लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करके डिप्लॉय करना है, स्केलेबिलिटी, लोड बैलेंसिंग, मैनेजमेंट, पैचिंग, एवरीथिंग शुड बी डन बाय द क्लाउड प्रोवाइडर, देन यूज Fargate ओनली. दैट्स द बेस्ट थिंग, बिकॉज Fargate इज अ सर्वलेस कंप्यूट इंजन फॉर योर कंटेनर्स. लेकिन हमारे केस में मैं ये चाह रहा हूँ कि जो कंटेनर इंस्टेंसेस है वो मैं खुद ही मैनेज करूँ. सो आई जस्ट यूज दिस वन, Fargate एंड सेल्फ मैनेज इंस्टेंसेस. Autoscaling ग्रुप को यूज करेगा बिकॉज इट विल यूज Autoscaling टू मेंटेन अ हेल्दी नंबर ऑफ और डिजायर्ड नंबर ऑफ कंटेनर इंस्टेंसेस. प्रोविजनिंग मोड हम ऑन डिमांड ही रखेंगे. स्पॉट जो होता है वो जो अनयूज्ड कैपेसिटी को हमें बिडिंग करने देता है, सो वी कैन बिड फॉर द अनयूज्ड कैपेसिटी एंड वी कैन गेट सम चीपर वंस. लेकिन इसमें हमें कोई गारंटी नहीं होती है, बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी वी मे और मे नॉट गेट द कंटेनर इंस्टेंसेस. सो लेट्स गो द ऑन डिमांड. एंड जो कंटेनर इंस्टेंस का जो बेसिक AMI है वो ECS ऑप्टिमाइज्ड AMI को यूज करेगा. तो ECS ऑप्टिमाइज्ड AMI क्या होता है? वो AMI होता है जो कि दो पैकेजेस को इंक्लूड करता है. इट इज स्पेशल AMI which includes two special packages. One is the ECS agent and other one is the Docker daemon. So ECS agent जो होता है वो एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है जो कि रजिस्टर करता है इंस्टेंसेस को ECS क्लस्टर से, और Docker daemon जो होता है वो रन करता है हमारे जो कंटेनर इंस्टेंस पे, ताकि वो जो हमारे जो ECS प्लेन है, ECS कंट्रोल प्लेन है बिहाइंड द सीन्स, उसे इंस्ट्रक्शंस ले सके और जो डॉकर का सारा लाइफ साइकिल को मेंटेन कर सके, मैनेज कर सके. तो ये जो ECS ऑप्टिमाइज्ड AMI है, ये Docker daemon एंड ECS agent, ये टू स्पेशल पैकेजेस जो है वो प्री इंस्टॉल कर देता है टू योर इंस्टेंस. तो हम इसे प्री सेलेक्ट करेंगे एंड EC2 इंस्टेंस टाइप, लेट्स गो विद T2.micro. तो लेट्स गो विद द बेयर मिनिमम. तो हम इसमें जो इंस्टेंस टाइप है वो T2.micro यूज करेंगे. EC2 इंस्टेंस रोल. नाउ देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि हमारे जो EC2 इंस्टेंस है उसको कुछ API रिक्वेस्ट करनी पड़े बिहाइंड द सीन्स. सो वी जस्ट गो विद द ECS इंस्टेंस रोल. We'll go with this one. And desired capacity minimum is 1 and maximum is 5. Now हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जैसे हम कंटेनर इंस्टेंसेस को डिप्लॉय करें इनसाइड अ क्लस्टर, जो मिनिमम कैपेसिटी वो 1 रहे. देयर शुड बी एटलीस्ट 1 मिनिमम कंटेनर इंस्टेंस बीइंग अप एंड रनिंग एंड मैक्सिमम 5. सो इट विल स्केल अप फ्रॉम 1 to 5. की पेयर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है. जो बाकी सेटिंग्स हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है. जो हमने जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन एट्रीब्यूट्स हैं उनको इंक्लूड करके लेट्स गो एंड क्रिएट दिस क्लस्टर. सो जो क्लस्टर क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ कंटेनर इंस्टेंसेस. व्हाट आर द कंटेनर इंस्टेंसेस? दोज आर स्पेशल इंस्टेंसेस विद टू स्पेशल पैकेजेस प्री इंस्टॉल्ड, इंक्लूडिंग द ECS agent and the Docker daemon. All right, what about the next thing?
The next thing is that these container tests are being grouped together in an ECS cluster and they register themselves to the cluster. तो ये जो भी container tests हैं, they are I would say they're grouped together to form an ECS cluster. Now we'll just place the containers upon them. तो ये आप ये देख सकते हैं, ये cluster जो है अभी फिलहाल जो है ये launch हो रहा है. Very soon I will see one container instance being running and it will take some time. In the meantime, let's go ahead and just create a task definition. Task definition is a blueprint that include all the important parameters. For example, the image to be used, the ports to be opened, the volumes, networking, logging, roles to be used. So you can say that a task definition is nothing. It's a blueprint in the JSON format that tells ECS how to run the Docker containerized applications, while including some nuances or important details. For example, the images or image to be used, volumes, port binding, which which AMI, whether that AMI is in the public repo on the Docker Hub or it's a private registry. So image जो है वो सबसे important होता है, लेकिन जो सबसे important चीज़ वो होती है कि जैसे आप इमेज को डिफाइन करते हैं, इमेज तो जो है वो एक सॉफ्टवेयर पार्ट हो गया. व्हाट अबाउट द CPU एंड मेमोरी रिक्वायरमेंट्स, वो भी चीज़ें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. तो इमेज टू बी यूज्ड, whether it's a public image or the private image. Then the next thing is the CPU and memory requirements, the hardware requirements. Then we have the port binding or the ports to be opened, volumes to be used, volumes to be attached to these containers, roles to be assigned to the task or the group of tasks, networking, logging, every single thing. तो एक ब्लूप्रिंट है. तो इस ब्लूप्रिंट को यूज करके जो ECS है वो टास्क को क्रिएट करता है हमारे लिए या रन करता है. नाउ अगर हम देखेंगे, as I was talking to you, ये क्लस्टर जो है वो प्रोविजन हो चुका है. Now let's see this cluster. This cluster, if I just go to the infrastructure right now, the capacity provider is EC2 autoscaling, because we're using EC2 autoscaling to maintain a designed number of the container instances, minimum 1, maximum 5. और ये container instance जो है वो already run कर रहा है. देखिए, container instance एक simple एक EC2 instance ही होता है with 2 special packages being pre-installed, ECS agent and Docker daemon. ये जो है ये रन कर रहा है और इसमें देखिए जो CPU अवेलेबल है वो जो CPU है एंड मेमोरी इज लेस देन 1 GB. तो इसको ध्यान में रख के जो हम जो CPU एंड मेमोरी रिक्वायरमेंट्स है वो इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अगर मैं टास्क्स या कंटेनर्स की जो मेमोरी या CPU रिक्वायरमेंट्स है वो अगर मैं ज़्यादा रखता हूँ तो वो फेल हो जाएगा. तो आई हैव टू कीप माई टास्क CPU and memory requirements within the limits, below these limits only. Let's see that. Let's go to task definition and just create a new task definition right now. Let's name it as Nginx demo TD. TD stands for task definition. And I just go with the Amazon EC2 instances under infrastructure requirements because I'm managing these instances by myself. All right, so we have the operating system architecture, Linux x86-64-bit architecture. We don't have to change it. Network mode is AWS VPC. हम इस को किसी और लेक्चर में या we can just take it as a separate lecture and discuss what is network modes or what are these network modes, because ये बहुत ही detailed है. अभी फिलहाल हम AWS VPC जो डिफॉल्ट है उसी को ही सिलेक्ट करेंगे. AWS VPC इंश्योर करता है कि हर एक कंटेनर को एक अपना एक ENI मिले या हर एक टास्क को अपना एक इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस मिले, जिससे कि वो अदर नेटवर्क्स के साथ कम्युनिकेट कर सके. अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है टास्क साइज. तो हम टास्क साइज को जो है वो विद इन द लिमिट्स रखेंगे, बिकॉज वी नो दैट कि जो हमारा जो कंटेनर इंस्टेंस है T2.micro उसमें 1 वर्चुअल CPU है और लेस देन 1 GB रैम है. इट डजंट मेक एनी सेंस कि जो टास्क उस पर जो डिप्लॉय होगा उसका साइज ज़्यादा है. तो आई जस्ट चूज ओनली 0.5 वर्चुअल CPU. Right, so let's go with the 0.5 virtual CPU and let's go with the 0.5 GB RAM. उसके बाद हम टास्क रोल को यूज करेंगे या सिलेक्ट करेंगे.
चूज करेंगे, आई वुड से दैट। टास्क रोल क्या होता है? जो टास्क है वो एपीआई रिक्वेस्ट सेंड करेगा आउटसाइड टू कम्युनिकेट विद सम ऑफ द सर्विसेज। तो लेट्स गो विद द ECS टास्क एक्सक्यूशन रोल, एंड देन वी हैव इफ यू चूज नन, दैट्स आल्सो ओके, दैट्स आल्सो फाइन, बिकॉज जो टास्क है वो ऑल्सो इट विल सेंड द लॉग्स टू द क्लाउड वॉच। देन टास्क एक्सक्यूशन रोल, जो ECS एजेंट है उसको रोल चाहिए टू मेक सम एपीआई रिक्वेस्ट। जो ECS एजेंट हमारे या कंटेनर एजेंट हमारे कंटेनर इंस्टेंस में रन करेगा, उसको भी तो कुछ परमिशंस चाहिए सो दैट कैन मेक सम एपीआई कॉल्स फॉर अस और ऑन आवर बिहाफ। तो इसमें ECS टास्क एक्सक्यूशन रोल बाय डिफॉल्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इफ यू चूज क्रिएट डिफॉल्ट रोल, इट विल जस्ट क्रिएट अ न्यू रोल फॉर यू बाय इटसेल्फ। अब आता है इमेज। इमेज में Nginx जो है वो पंच इन कर दूंगा या इसमें इंक्लूड कर दूंगा, एंड आई एम सॉरी दिस इज द इमेज नेम, सो आई जस्ट नेम इट एज, आई वुड से कंटेनर नेम, सो आई जस्ट नेम इट एज Nginx कंटेनर। एंड इसमें मैं इमेज URI में इमेज का नाम जो है वो इंक्लूड कर दूंगा। या तो आप अगर उसमें लेटेस्ट इंक्लूड करना है, यू कैन इंक्लूड लेटेस्ट, बट आई जस्ट गिव इट एज Nginx। So the name of the container will be Nginx container. The name of the image under the image URI is the Nginx only. अगर आप इसमें लेटेस्ट या कुछ स्पेसिफिक वर्जन को इंक्लूड करना चाहते हैं या टैग को इंक्लूड करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल just type in latest. But if you don't include latest, by default, if this keyword is blank, it will just download or pull the latest Nginx image only. That's it. So this is the name of the container and this is the name of the image. What about the port mapping? Container port जो है वो port 80 ही हम रखेंगे, and we just name it as container port. That's it. That's the name of this port. So we're opening HTTP port 80 on the container side because we are launching an Nginx web application. So of course the user must be sending the HTTP 80 request to this container to browse the website, to access the website. Anything else? We can just uncheck this use log collection. हमें logging की कोई ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल, because we don't want to send the CloudWatch logs or capture the CloudWatch logs. So everything looks perfectly okay. Let's go ahead and just create this task definition. हमने task definition को create किया, एक blueprint है, अभी container deploy नहीं हुआ है। हमने important parameters को include किया है, including CPU and memory requirements, the name of the image, और उसमें कुछ हमने रोल्स भी सिलेक्ट किए हैं। तो इसमें जो बेसिक एट्रीब्यूट्स है, जो पैरामीटर्स हैं फॉर दिस थिंग टू बी अप एंड रनिंग, फॉर द कंटेनर्स टू बी डिप्लॉयड, तो इस टास्क डेफिनेशन से हम कंटेनर को डिप्लॉय करेंगे। वो कंटेनर कहाँ डिप्लॉय होंगे? ऑन द कंटेनर इंस्टेंस, ऑब्वियसली। सो लेट्स गो टू द क्लस्टर्स राइट नाउ एंड लेट्स क्लिक ऑन द क्लस्टर दैट वी हैव ऑलरेडी डिप्लॉयड अर्लियर, एंड लेट्स गो टू सर्विस। अब हमें सर्विस को डिप्लॉय करना है यूजिंग द टास्क डेफिनेशन। Now we all know a service is a scheduling logic through which we maintain a desired number of healthy tasks or the containers up and running on these container instances. So एक logic है, ये एक service है जो कि ensure करती है कि एक desired number या set number of tasks या containers are always up and running on container instances. अगर उसमें से कुछ टास्क या कंटेनर्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको रिप्लेस करने का भी ये काम करता है, एंड यू कैन पुट अ सर्विस बिहाइंड अ लोड बैलेंसर, और स्केलेबिलिटी का भी जो ये काम कर सकता है। इट इंश्योर्स दैट इट कैन टेक केयर ऑफ द लोड बैलेंसिंग एंड स्केलेबिलिटी, सो यू कैन ऑल्सो achieve scalability and load balancing capabilities from the service as well. So let's get a service. It is asking for the task definition, the blueprint. So task definition, I misspelled it. So I don't think I have to just change it right now. So if I want, I can just create a new revision. All right. So let's make it as Nginx demo -tt, and let's create this revision. So we just created this revision. We just changed its name. तो इसका जो revision है हमने वो change कर दिया है. Let's go ahead and click on the service name, and let's choose the exact version or this task definition जिसका मैंने नाम चेंज किया है। और इसका जो revision है, this is the first version of that one, this latest one as of now, and this is the name of the service which is auto generated.
If you want to change it, you can. Otherwise, you can just keep it as it is. बाकी कुछ चेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. कैपेसिटी प्रोवाइड स्ट्रैटेजी डिफॉल्ट ही रहेगी, बिकॉज हमने ऑलरेडी ये डिफाइन कर दिया है दैट वी जस्ट हैव टू गो विद अ सेल्फ मैनेज इंस्टेंसेस, सो वी डोंट हैव टू चेंज इट. Replica will ensure that it will place and maintain a desired number of tasks across our cluster. Desired task हमारा 1 ही रहेगा. What is a task? A task is nothing but it's a running instance of a task definition. It represents one or more containers. तो हम सिर्फ एक ही कंटेनर को या एक ही टास्क को रन करना चाहते हैं. बाकी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल अभी. तो कुछ चीज़ें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग नेटवर्किंग, बिकॉज these containers will be getting the HTTP 80 request from the users. तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, let's create a new secure group and let's go ahead and open the port HTTP which uses port 80 from all the sources. Make sense? Because हमने कंटेनर पोर्ट जो है वो डिफाइन तो कर दिया है, लेकिन जो फायरवॉल के पर्सपेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट है कि हम उस पोर्ट को ओपन करें टू रिमूव दोस रिस्ट्रिक्शंस आउट देयर. द लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट इज दैट जस्ट पुट दिस सर्विस बिहाइंड अ लोड बैलेंसर. तो हम एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को डिप्लॉय करेंगे एंड इट्स इज कंटेनर एंड द पोर्ट टू लोड बैलेंस इनकमिंग ट्रैफिक टू. तो जो ये हमारा कंटेनर है और जो पोर्ट है वो 80 है, तो ऑफकोर्स लोड बैलेंसर उसी पोर्ट पे ट्रैफिक को सेंड करेगा. Let's create a new load balancer. Let's name it as Nginx ALB, which stands for Application Load Balancer. And let's create a target group. जो target group है वो जो हमारे targets हैं, जो of course in this case the targets of the container instances only, उसको group करेगा behind the scenes. So let's make it as Nginx TG. And let's go ahead and accept all the default values. So इसमें health check protocol HTTP रहेगा, health check path / we don't have to change it. So that's it. Let's go ahead and create this thing. Now this can take some time because we have just deployed everything, and it can take some time for the load balancer to be in service, because load balancer takes up to 5 minutes to be provisioned and be in service. हम ये देखेंगे कि जो पेज डिस्प्ले हुआ है यूजिंग लोकल होस्ट पोर्ट 8080, अब हम लोड बैलेंसर की URL को यूज करेंगे टू एक्सेस दैट सर्विस और एक्सेस दैट थिंग. लेट्स वेट एंड वॉच, लेट्स गिव इट अ शॉट. और अभी ये कुछ टाइम लेगा, सो आई जस्ट पॉज फॉर सम टाइम, resume and show exactly that this is up and running and we can access the Nginx service using the load balancer's URL or the DNS name. So let's wait and watch. जैसे कि आप देख सकते हैं ये सर्विस है वो अब शो अप हो रही है, so it is active now. एक चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो सर्विस है और या जो ये डिप्लॉयमेंट किया है, it uses CloudFormation behind the scenes to manage everything. So this is active and you can see that it has been deployed successfully. और मैं टास्क जो है इस सर्विस ने इस टास्क को डिप्लॉय किया, इस टास्क का स्टेटस भी रनिंग है, it is up and running. And how to test it? Of course, to access our Nginx, we just have to go to the EC2, not ECS, EC2, and हमें load balancer को access करना है to get this domain name. So this is the EC2 dashboard. You can just go to the load balancer, and the load balancer is active in my case. And can you see this is the DNS name? Right, so if I just copy the DNS name and paste it over here, it will display the same page. You can see that, welcome to Nginx, this kind of same page which I got using localhost 8080. तो आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट है वो तो सेम है, but in terms of the deployment part, there's a huge difference. लोकल मशीन में या लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन क्लाउड में आपको बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स, बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन, बहुत ज़्यादा आई वुड से नॉलेज होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ दैट कि आपको टास्क कैसे बनाना है या टास्क कैसे क्रिएट करना है यूजिंग सर्विस. उससे पहले टास्क डेफिनेशन को क्रिएट करना है, उससे पहले सर्विस को क्रिएट करना है, बिकॉज क्लाउड इज नॉट जस्ट अबाउट डिप्लॉइंग कंटेनर्स, इट्स अ कंप्लीट कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फॉर यू. तो हमें ये जो चीज़ है, ये एक आउटकम हमें दिख रहा है कि हमने एक कंटेनर को जो हमने लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में या लोकल मशीन में डिप्लॉय किया था, द सेम कंटेनर इज बीन डिप्लॉयड एज इट इज
on the cloud infrastructure, with of course a lot of changes in terms of the application process or the application or the process that's involved. एक चीज़ का आपको श्योरिटी करनी है कि जैसे आप लोड बैलेंसर के DNS नेम से अपनी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, एंश्योर कि अगर वालों वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, एक बार सिक्योरिटी में जाके इसका सिक्योरिटी ग्रुप आईडी को क्लिक करके चेक कर लीजिए कि जो HTTP पोर्ट 80 है वो ओपन है या नहीं. अगर वो ओपन नहीं होगा फ्रॉम एनीवेयर तो आप वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाओगे. सो I hope that we're able to draw the comparisons in terms of that when we launch the containers on the local dev environment or the local machine, how it's entirely different from running the same container on a cloud platform. So that's it. I hope that this was informative. Thank you so very much.